नमस्कार। आज हम बात करेंगे, चूंकि जनवरी की शुरुआत है और 3 जनवरी को सावित्री बाई फूले का जन्मदिन मनाया जाता है। वो 3 जनवरी 1831 को पैदा हुई थी महाराष्ट्र में और भारत की पहली महिला अध्यापिका थी। उसके पहले अपने देश में लड़कियों की शिक्षा नहीं होती थी। हाँ, अंग्रेजों ने जरूर बंगाल में लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन लोगों को लगता था कि चूंकि वो मिशनरी लोगों के माध्यम से शुरू किया गया था, तो लोगों को लगता था कि कहीं ये विद्यालय जो है वो धर्म परिवर्तन के लिए तो नहीं खोले गए हैं, इसलिए मिशनरियों के विद्यालयों में लोग अपने बच्चों को भेजने में हिचकिचाते थे। तो एक तरीके से जो पहला सफल प्रयोग रहा लड़कियों की शिक्षा का, वो हम कह सकते हैं कि फूले दंपत्ति का रहा। सावित्री बाई की शादी महात्मा ज्योतिबा फूले से हुई। बचपन में ही हो गई थी, बाल विवाह था उनका। और ये ताज्जुब की बात है कि वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, तो पहले ज्योतिबा फूले ने सावित्री बाई फूले को पढ़ना सिखाया और उसके बाद क्योंकि उनको मालूम था कि लड़कियों की शिक्षा कोई महिला ही दे सकती है और महिलाएं पढ़ी लिखी होती नहीं थी उस जमाने में, तो उन्होंने अपने घर से ही शुरुआत की और अपनी पत्नी को पहले पढ़ाया और फिर उसको तैयार किया एक अध्यापिका के रूप में, और इस तरह से वो पहली शिक्षिका बनी, महिला शिक्षिका। और उन्होंने ये फूले दंपत्ति ने 1848 में अपना विद्यालय शुरू किया पूना में, जिसमें कि लड़कियों को पढ़ने की छूट थी, लड़कियों को बुला के पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम में शामिल किया गया। और उस जमाने के लिहाज से देखा जाए तो बहुत पहले की बात नहीं है, सिर्फ 172 साल पहले की बात है। यानी कि अगर पीढ़ियों के संदर्भ में देखा जाए तो करीब समझ लीजिए कि 7 पीढ़ियां पहले, तो 7 पीढ़ी पहले हमारे समाज में लड़कियां विद्यालय नहीं जाती थी। और जब ये काम शुरू किया ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले ने, तो हिंदू समाज ने उनका बहिष्कार किया और जो हिंदू समाज के जो ठेकेदार थे, यानी कि जो सवर्ण बिरादरी के लोग थे, उन्होंने कहा कि ये धर्म विरोधी काम है। उनका मानना था कि अगर लड़की को शिक्षा मिल जाएगी तो वो उसके संस्कार खत्म हो जाएंगे, वो बदचलन हो जाएगी, वो अपने पति का कहना नहीं मानेगी और तमाम तरह के उल जलूल विचार लोगों के दिमाग में थे। और इस वजह से लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते थे। ये माना जाता था कि लड़की का काम तो सिर्फ घर की देखभाल करना है, गृहस्थी को संभालना है, बच्चों को बड़ा करना है। लेकिन इस मिथक को फूले दंपत्ति ने तोड़ा और लड़कियों की शिक्षा का काम शुरू किया। समाज में जो विरोध हुआ वो उसकी हद आप इस बात से समझ सकते हैं कि ज्योतिबा फूले के पिताजी को उनके समाज के लोगों ने कहा कि भाई, आपके जो बेटा और बहू हैं ये तो धर्म विरोधी काम कर रहे हैं और इनको आप अपने घर में न रहने दें, इनको घर से निकाल दीजिए। और दबाव इतना ज्यादा था कि ज्योतिबा फूले के पिताजी को उन दोनों को अपने घर से निकालना पड़ा। यहाँ तक कि सावित्री बाई फूले के मायके में, यानी कि उनके पिता और उनके भाई भी उनकी आलोचना करने लगे। तब सावित्री बाई ने उनको कहा कि ये बहुत शर्म की बात है कि हमारा जो कार्यक्रम है जिसमें हमने दलितों को आमंत्रित किया है अपनी शिक्षा के कार्यक्रम में, हमने महिलाओं को आमंत्रित किया है, तो आप लोग गाय की मूत्र को पवित्र मानते हैं, गाय को गोबर को पवित्र मानते हैं और अपने इंसान को आप बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं है। मतलब जानवर की पूजा करते हैं और साथ ही इंसान को आप बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं है। इस तरह के तर्क रखे
लेकिन फिर भी न तो उनके मायके वालों ने उनकी बात सुनी, न उनके ससुराल वालों ने उनकी बात सुनी, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। और इतना विरोध था समाज में कि वो बेचारी अपने घर से जब निकलती थी तो एक साड़ी अतिरिक्त लेके निकलती थी, क्योंकि रास्ते में लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे। साड़ी स्कूल जाते जाते गंदी हो जाती थी और उनको स्कूल जाके अपनी साड़ी बदलनी पड़ती थी, तब वो पढ़ाने का काम करती थी। कल्पना कीजिए कि सिर्फ 172 साल पहले का ये समाज था और आज हमारे समाज ने कम से कम लैंगिक समानता में कितनी प्रगति की है कि आज कोई ऐसा पद नहीं है जो पहले माना जाता था कि जो काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं और वो काम आज महिला नहीं कर सकती, ऐसा कोई पद अब नहीं। चाहे वो हवाई जहाज चलाने की बात हो, चाहे सेना में फौज में भर्ती होने की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने की बात हो, या खेलों में जो खेल आमतौर पे पुरुषों के खेल माने जाते थे क्योंकि उसमें ताकत की जरूरत होती थी, जैसे मुक्केबाजी है, पहलवानी है, अब तो इसमें भी महिलाएं आगे निकल के आ गई हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र बचा ही नहीं अब कि जो काम पुरुष करते रहे हों और जो आज की तारीख में महिला न कर रही। तो ये गजब की प्रगति देखा जाए तो एक तरीके से हुई है शिक्षा के क्षेत्र में। और हमने शुरुआत जहां से की किन कठिन परिस्थितियों में की, ये सारी बात हमें सावित्रीबाई की कहानी से पता लगती है। और जब सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले को उनके घर से निकाला गया तो उनको कोई रखने को तैयार नहीं। ये बड़ी एक अजीब समस्या, क्योंकि वो जाए तो कहाँ जाए, और अंत में जाके एक मुस्लिम परिवार ने उनको शरण। शायद उनका समर्थन करने वाले हिंदू परिवार में भी, हिंदू समाज में भी लोग रहे होंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उनको रखे, क्योंकि समाज का ऐसा दबाव था, जो सवर्ण समाज था। इसलिए दलित भी उनको रखने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सवर्ण समाज का दबाव था कि उनको कोई, उनका कोई समर्थन न करे। तो उनका स्कूल बंद हो गया, उनको उनको इधर उधर भटकना पड़ा। लेकिन सौभाग्य से ज्योतिबा फूले के एक मुस्लिम दोस्त थे जिन्होंने अपना घर उनको रहने के लिए दिया और वहीं पे विद्यालय भी शुरू हुआ दोबारा। और सबसे अच्छी बात रही कि उस परिवार में एक महिला थी जिनका नाम था फातिमा शेख, जो जिनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। वैसे तो सावित्रीबाई फूले के बारे में भी जानकारी नहीं है। मैंने जब 2 जनवरी को मैं अपने घर में बैठा था, हमारे कुछ वकील मित्र आए थे, मैं किसी से फोन पे बात कर रहा था कि भाई कल सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है और मुझे उस कार्यक्रम में जाना है। तो हमारे पढ़े लिखे वकील साथी ने पूछा कि ये सावित्रीबाई फूले कौन है। तो ये दिखाता है कि हमारे समाज में, खास करके सवर्ण समाज में, जो दलितों के लिए जिन्होंने इस देश में समाज सुधार का काम किया, चाहे वो सावित्रीबाई फूले हो, ज्योतिबा फूले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, नारायण गुरु हो, पेरियार रामास्वामी हो, महात्मा अयंकली हो, इन सब के बारे में तो एकदम जानकारी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है, क्योंकि वो हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए लोग उनका नाम जान गए हैं। उनकी जगह जगह मूर्तियां लगी हैं, उनके फोटो आपको हर एक सरकारी दफ्तर में मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जिन लोगों ने दलितों के उद्धार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए इस देश में काम किया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया, ऐसे लोगों को दुर्भाग्य है हमारे समाज का। और ये हमारी कहीं ना कहीं जो एक पुरुषवादी पितृसत्तात्मक समाज में जो मानसिकता है हमारे समाज की मुख्य धारा की, कहीं ना कहीं ये उसका भी एक प्रतिबिंब है कि हम ऐसे लोगों के बारे में नहीं जानते
जिन्होंने समाज के दबे कुचले वंचित तबकों के उद्धार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया। और ये मुझे लगता है कि सावित्रीबाई फूले ने जितना बड़ा काम किया है, उसकी तुलना तो मुझे नहीं मालूम किससे की जाए। मतलब जो हमारे समाज में जो आम तौर पे जो माना जाता है, जो समाज की अग्रणी महिलाएं रही हैं, जिनके नाम लोग जानते हैं, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो या कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम भी उतना लोग नहीं जानते हैं। मदर टेरेसा का नाम आप ले लीजिए, या आप इंदिरा गांधी का नाम ले लीजिए। तो जो भी राष्ट्रीय स्तर पे जिन महिलाओं का नाम लोग जानते हैं, जो एक महिला सशक्तिकरण की प्रतीक रही हैं, मुझे नहीं लगता कि सावित्रीबाई फूले का जो योगदान है उनमें से किसी से भी कम है। या दुनिया भर में जो जो महिलाओं के सशक्तिकरण के आंदोलन हुए हैं, उसमें जिन लोगों ने भी उसका नेतृत्व किया है, उनसे कहीं कम उनकी भूमिका रही हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये हमारा देश उनको जानता नहीं, क्योंकि उनके बारे में हमारी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया नहीं जाता। महाराष्ट्र में शायद लोग जानते होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर बहुत कम जानकारी है। तो ये एक ऐसी महिला है देश की जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से लड़कियों की शिक्षा का द्वार खुला और उन्होंने अपने पति के साथ मिलके इतना बड़ा काम किया। शुरुआत तो जरूर उनके पति ने उनको आगे किया, लेकिन बाद में वो अपने अकेले दम पे खड़ी हो गई। ज्योतिबा फूले की मृत्यु उनसे पहले हो गई थी, लेकिन उनका पूरा काम उन्होंने संभाला। और एक ऐसी लड़की जो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो पढ़ लिख के और अंग्रेजी सीख के इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलने लगी थी कि एक बार एक अंग्रेज अफसर जब उनके स्कूल में आया तो वो ताज्जुब करने लगा कि ये महिला इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोलती है। तो उन्होंने बकायदा एक शिक्षिका का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, एक टीचर्स ट्रेनिंग कार्यक्रम से, और बाकायदा वो एक प्रशिक्षित शिक्षिका बनी। और उन्होंने शिक्षा का काम तो किया ही, लेकिन जो जो मुझे लगता है कि उससे बड़ा काम जो उन्होंने किया वो ये कि उस समय हमारे समाज में बाल विवाह की प्रथा थी। सावित्रीबाई का विवाह खुद एक बाल विवाह था, और दूसरा कि विधवाओं का विवाह नहीं होता था। तो विधवा पुनर्विवाह की बात की, जैसा कि राम मोहन रॉय ने की थी, पश्चिम बंगाल ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। उसी तरह से बाल विवाह के खिलाफ विधवा पुनर्विवाह की बात ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने न सिर्फ की, बल्कि उन्होंने एक विधवा का पुनर्विवाह कराया। और ऐसी महिलाओं को जो जो परित्यक्ता महिलाएं थी, जिनको अपने परिवार से निकाल दिया गया था, चूंकि वो विधवा हो गई थी या उनके उनके साथ बलात्कार हुआ, उनके उनकी उन्होंने गर्भ धारण कर लिया बिना विवाह के, ऐसी महिलाओं को उन्होंने अपने यहाँ शरण दी और ऐसा एक 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 घर बनाया जिसमें इस तरह की महिलाओं को रखा जा सके। और ये एक ताज्जुब की बात है कि दलितों के लिए, महिलाओं के लिए काम करने वाले इस युगल ने एक ब्राह्मण महिला के बच्चे को, चूंकि वो अपना गर्भ गिराना चाहती थी, उस महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस बच्चे को पालेगी जब जन्म देगी। तो वो पशुपेश में थी। तो उस समय ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने उसको दिलासा दिलाई, उसको ढाढ़स बंधाया उसका, और उससे कहा कि नहीं, तुम बच्चे को जन्म दो, तुम्हारे पेट में अगर बच्चा है तो ये इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम्हें कोई अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं है, तुम बच्चे को जन्म दो और हम तुम्हारे बच्चे को गोद लेंगे। और उन्होंने अपना वचन पूरा किया। उस महिला का जो बच्चा हुआ, उस ब्राह्मण महिला का, उस बच्चे को सावित्रीबाई फूले, महात्मा फूले ने, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया
उस बच्चे का नाम यशवंत राव पड़ा और बाद में बड़ा होके वो डॉक्टर बना। तो ये एक बड़ा काम उन्होंने किया कि जिन महिलाओं को समाज परित्याग कर देता था, जिनका, जो आज भी मथुरा में और बनारस में ऐसे ऐसे गृह हैं जहां विधवाएं जाके रहती हैं, और ये वो विधवाएं हैं जिनका अपने घर में सम्मान नहीं होता, जिनको जिनको घर के लोग जिनको रखते नहीं सम्मान के साथ, तो वो घर छोड़ देती हैं या उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, तो वो इन इन विधवा आश्रम में आके रहती हैं। तो इस तरह के एक एक घर की शुरुआत सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने 19वीं शताब्दी के मध्य में की, और ऐसी महिलाओं को अपने यहाँ शरण दी जिनको समाज आमतौर पे हे दृष्टि से देखता था और उनको कोई अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं होता था, कोई शरण देने को तैयार नहीं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी काम था उस समय के हिसाब से। और ये जो काम किया सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले ने मिलके, ये एक ऐतिहासिक काम कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने समाज की धारा को ही एक तरीके से बदल दिया, और समाज की जो सोच थी महिलाओं की शिक्षा के प्रति, लड़कियों की शिक्षा के प्रति, विधवा महिलाओं के प्रति, एकल महिलाओं के प्रति, खास करके जब जब महिला के साथ बच्चे भी हों और बिना विवाह के अगर गर्भ धारण कर लिया किसी महिला ने, ऐसी महिलाओं के प्रति जो समाज की सोच थी, जो तुच्छ सोच थी, ना समझदारी वाली सोच थी, उस सोच को उन्होंने बदलने का काम किया। ये बड़ा काम किया उन्होंने अपने समय के हिसाब से, और इतना महत्वपूर्ण योगदान जिस युगल ने किया उसके बारे में कम से कम उत्तर भारत के लोग तो नहीं जानते थे, जब तक कि यहाँ दलित आंदोलन नहीं खड़ा हुआ, जब तक कि उत्तर प्रदेश में यहाँ की मुख्यमंत्री मायावती जी ने इन इन दलित समाज सुधारकों की, इन दलित नेताओं की के मूर्तियां, इनकी तस्वीरें यहाँ लगवानी नहीं शुरू की। अब छत्रपति साहू जी महाराज को कौन जानता है उत्तर प्रदेश में? आज भी मुझे लगता है उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। खैर, उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अपने समय के आदर्श राजा थे कोल्हापुर के, भारत में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने वाले वो पहले राजा थे। आज भारत की लोकतांत्रिक सरकार जो समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने को तैयार नहीं है, वो काम छत्रपति साहू जी महाराज ने किया था। तो कम से कम उनकी मूर्तियां लगने से अब लोगों को कुछ मालूम पड़ा है कि हाँ भाई, ज्योतिबा फूले भी एक महान समाज सुधारक महाराष्ट्र के हुए हैं। कई दलितों का मानना है कि दलितों के राष्ट्रपिता तो महात्मा फूले ही हैं, और जो सावित्रीबाई फूले का काम है महिला शिक्षा के लिए, ये तो जबरदस्त काम है। कल मैं एक कार्यक्रम में शामिल हुआ जहां जो जो हमारे दलित साथियों ने आयोजित किया था सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पे, और आमतौर पे जो दलित अभिवादन करते हैं, आपने सुना होगा, वो आपस में जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर चुके हैं वो नमो बुद्धाय कहते हैं, और बौद्ध और हिंदू दलित दोनों ही जय भीम से अभिवादन करते हैं। लेकिन कुछ दिनों में मुझे पता चला कि जो महिलाओं के सशक्तिकरण और खास करके दलित महिलाओं के सशक्तिकरण के हिमायती हैं, उनका जो अभिवादन है वो होता है जय सावित्री अम्मा। तो ये मेरी बेंगलोर की दोस्त है पुष्पा अचंता, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए, जो समलैंगिक लोगों के अधिकारों के लिए, LGBTQIQ ए समुदाय जो है उसके अधिकारों के लिए जो काम करती हैं, तो उनके एक ईमेल से मुझे पता लगा कि जय सावित्री अम्मा भी एक अभिवादन है। और जब मैंने पहली बार उसको देखा तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि ये जय सावित्री अम्मा क्यों लिख रही है, क्योंकि ये तो ऐसी कोई महिला है नहीं जो किसी हिंदू देवी देवता को मानती होगी, और ये कोई हिंदू देवी
होंगी शायद, लेकिन जब मुझे बाद में मैंने गौर किया, 2-3 मेल जब उसकी आई, तब मुझे समझ में आया कि ये तो सावित्री बाई फूले के लिए ये के नाम पे ये अभिवादन है। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ लखनऊ में एक ऐसे कार्यक्रम में जिसमें बहुसंख्यक दलित साथी मौजूद थे और वो नमो बुद्धाय और जय भीम से अभिवादन कर रहे थे अपने उद्बोधन का। वहां पे मैंने नमो बुद्धाय तो कहा ही, जय भीम भी कहा, लेकिन मैंने कहा कि 3 जनवरी को हमें कम से कम हमारा अभिवादन होना चाहिए, जय सावित्री अम्मा। और सावित्री अम्मा ने जो काम किया, सावित्री माता कहते हैं दलित बिरादरी के लोग उनको, वो बड़ा काम था। और महिला सशक्तिकरण के लिए तो जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो मुझे लगता है कि ये उपयुक्त अभिवादन जय सावित्री अम्मा ही है। और ये बात मैंने 3 जनवरी को लखनऊ के साथियों के बीच में रखी, जो उनके लिए भी नई बात थी। मेरे लिए 2-3 महीने पहले नई बात थी और उनके लिए उस दिन नई बात थी। और फिर जब मैं जाने लगा तो उस कार्यक्रम से निकलने लगा तो कुछ साथियों ने जय भीम कहा, तो मैंने भी जय भीम कहा अभिवादन में। तो पीछे से किसी ने बोला कि जय सावित्री अम्मा तो मैंने भी कहा जय सावित्री अम्मा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।